बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने आइंदा आने वाले माली साल का जो है बजट पेश कर दिया है। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने यह बजट जो है कौमी असम्बली में पेश किया और इस बजट के हवाले से आज डिस्कशन करेंगे। इसमें आवाम को क्या रिलीफ फराहम किया गया है, कितने नए टैक्सों में इजाफा किया गया है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन पहले से जो मौजूद टैक्सेस हैं उनमें इजाफा जरूर किया गया है। ये बजट आवाम के लिए कैसा है, क्या आवाम दोस्त है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो तनकीद आ रही है वो ये आ रही है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन्स में इजाफा नहीं किया गया है। इस पर भी बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर असलम कैस साहब, माहिर मौशियात हैं। इनका साथ देंगे डॉक्टर आसिफ बेग साहब, ये भी माहिर मौशियात हैं। और सरदार तनवीर इलियास साहब, चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड पंजाब, हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। मैंने इंट्रोडक्शन छोटा इसलिए दिया ताकि लोगों को सबसे ज़्यादा पहले ये बताया जा सके ये बजट मजमूई तौर पर कैसा है, मैं अपना एनालिसिस ना करूं। तो मैं शुरू करता हूं डॉक्टर असलम कैस साहब से। सर, किस तरह से देखते हैं ये इस बजट को, और आपके नज़र में क्या इससे बेहतर बजट तहरीके इंसाफ की हुकूमत पेश कर सकती थी? सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब, ये बताइएगा इससे बेहतर बजट क्या हुकूमत पेश कर सकती थी? किस तरह से देखते हैं इस बजट को, क्या आवाम दोस्त बजट है? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बात करने का मौका देने के लिए। बिल्कुल, देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों के हवाले से बजट में के हवाले से जब हम बात कर रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि बजट में इंशाअल्लाह कोई ऐसी नई टैक्सेशन नहीं आएगी, कोई आवाम के ऊपर नया बोझ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट हमारी मुल्क की और सारी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो जो इस वक्त इकॉनमी के हवाले से सिचुएशन है वो सारी दुनिया शदीद दबाव का शिकार है और हमारी इकानमी भी बहुत दबाव का शिकार है। इसलिए इन सारी सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने उस चीज़ को कंसिडर किया और आपने ये देखा कि जो वावेला करने वाले थे वो भी आज ये कह रहे हैं कि जी 3 माह बाद हम देखेंगे कोई सप्लीमेंट्री बजट आएगा। तो बजट के अंदर मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी हैं, कोई ऐसी नेगेटिविटी का एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा क्रिटिसिज्म का एलिमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने, आपने देखा कि पिछले 3-4 माह के अंदर मुख्तलिफ एरियाज के अंदर गवर्नमेंट ने सपोर्ट फंड दिया है, लोगों को सब्सिडी दी है, सपोर्ट की है। और इसके हवाले से भी आप इसमें भी देखें कि सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाया गया है जहाँ पे आवाम को रिलीफ मिलना है। तो नई टैक्सेशन ना आनी थी, क्योंकि मौजूदा सर्कमस्टांसिस में अगर तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि टैक्स नेट इंक्रीज हो हमारी इकानमी के अंदर, जहाँ पे नॉन डॉक्यूमेंटेड एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रखते हुए प्रेजेंट हम ये समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो नई टैक्सेशन की मुताबिल नहीं हो सकती। इस वक्त आपके पास एफडीआई नहीं आ सकती। तो हम ये चाह रहे हैं कि जी हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट आगे बढ़े, वो अपनी एक्सपेंशन करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से। और एग्री के अंदर हम समझते हैं कि हमारा बहुत पोटेंशियल मौजूद है कि आगे जब ये सारी वबा के असरात खत्म होते हैं तो हम उसके अंदर जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमने लोगों के लिए एक स्पेस रखी है और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा बोझ नहीं डाला है, कोई ऐसी चीज नहीं आई है। और हम पहले कह रहे थे कि आपको अच्छी चीज। सरदार साहब, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई इजाफी बोझ नहीं डाला है। मेहताब हैदर साहब बड़ी गहरी नजर रखते हैं इन तमाम मामलात पर और मईशत पर। मेहताब साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को आप? हुकूमत तो ये कह रही है कि उन्होंने कोई बोझ नहीं डाला, लेकिन अगर आप सिर्फ एफबीआर का टैक्स टारगेट देख लें तो जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं उसके मुकाबले में कोई 30% की ग्रोथ चाहिए एफबीआर को, कोई 27% एग्जैक्टली वो टारगेट अचीव करने के लिए। ये जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर है इसमें थी 3,908 और अगले साल का जो टारगेट एफबीआर का रखा गया है वो है 4,963 अरब रुपए। तो ये अभी तक तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये नेट रिलीफ है, लेकिन इसको मजीद जो है वो बजट को देखने की और इसको एनालाइज करने की जरूरत है और ये पूछने की जरूरत है कि ये जो तकरीबन 1,000 अरब रुपया का ज्यादा बड़ा टैक्स टारगेट रखा गया है तो ये किस तरह से हुकूमत जो है वो अचीव करेगी। क्योंकि हमने अभी तक यही देखा है, हर दफा वो ये कहते हैं कि हम जी इन्फोर्समेंट के जरिए और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के जरिए जो है अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। पिछले साल आपने 742 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए थे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो सारी बातों के बावजूद जो है पहले 9 माह में प्री कोविड भी आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो सिर्फ 16 to 17% जो है
उससे की ग्रोथ हुई थी। तो ये कागजों के ऊपर बातें कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह के जो मेजर्स हैं और इनके क्या जो रिजल्ट हैं वो मेहताब साहब, सामने आते हैं। मजमूई कौमी पैदावार जो मनफी में गई है, इससे आम आवाम पर किस तरह से जो उसका आप कह सकते हैं इफेक्ट ट्रांसफर होगा? आप ये देख लें कि पाकिस्तान में पिछले 2 सालों के दौरान जब नून लीग की हुकूमत थी तो पर कैपिटा इनकम जो है वो 1655 या $53 थी। वो कम होकर जो है वो $1355 पे जो है वो आ गई है, यानी फी का आमदनी जो है वो भी कम हो गई है। तो इससे आम आदमी पे डेफिनेटली उसका असर तो पड़ेगा। तो ये चीजें जो है उससे पूरी, चूंकि आपकी ये देखें कि पूरी ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो खराब हुआ है, और जब ग्रोथ श्रिंक करती है तो उसके नतीजे में अल्टीमेटली यही रिजल्ट आता है। और तमाम इकोनॉमिस्ट इस बात पे मुत्तफिक है कि उसके नतीजे में गुर्बत भी बढ़ती है और बेरोजगारी के अंदर भी इजाफा होता है। सरदार साहब, आपने कहा कि काफ़ी इस बजट में मस्बत चीज़ें हैं और लोग जो नाक़दीन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन इसमें अगर हम देखें कोरोना के बायस चूँकि ये हालात हैं और इस हालात में मनफी भी गए हैं हम, तो इस स्पेशली इस अफेक्ट को किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान इस मनफी शरह नमू से कैसे निकलेगा? देखिए, ये जो मनफी शरह नमू है, ये चूंकि इसने जो दुनिया की जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको भी असरअंदाज हुई है वहाँ पे, और हमारी ये चूंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज में है और हमारे ऊपर जो है ना, आपने देखा कि डेट जो है उसका बोझ एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, और आपके रेवेन्यूज का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके पे बैक में चला जाता है। हम ये समझते हैं कि ये टाइम बिंग तो हमारी माशियत के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है, लेकिन ये कि जो ही हम इसके असरात से आस्ता आस्ता अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह हम जब निकलने शुरू होंगे तो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है। बहुत सारे एरियाज के अंदर आपकी पोटेंशियल जिसको आज तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, हम समझते हैं कि जो जीडीपी का हिस्सा ही नहीं बन सक रही चीज़ है, और उसके अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है उसको इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। आप देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी मार्केट है जहाँ पे एक्सपेट्रिएट का एलिमेंट बहुत बड़ा है, तो इन इकोनॉमीज के लिए आप 220 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, और आपकी जो है आप बेसिकली आपने देखिए कि हम आप खुराक इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली एग्री कंट्री हैं और एग्री बेस्ड इकोनॉमी आपकी मेजॉरिटी, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल पे हो नहीं सकी जिसका पोटेंशियल मौजूद है। हम ये चाहेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्री की एक्सपेंशन हो, लेकिन आपकी एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर जो दुनिया की बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो जिन हालात में भी उससे गुजारा नहीं है। उनको कॉटन चाहिए, उनको वीट चाहिए, उनको राइस चाहिए, उनको आपके फ्रूट चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, आप ये देखिए कि बहुत दफ़ा आपके पास वो पोटेंशियल होने के बावजूद पिछले कई सालों से हम कॉटन के वो अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहे जहाँ पे हम थे, हम पीछे जा रहे हैं। हमें कॉटन के अंदर कितना 1 मिलियन बेल कॉटन का मतलब है $1 बिलियन। हम ये समझते हैं कि कॉटन के अंदर हम इंशाल्लाह नई पॉलिसीज लेके आएंगे जिससे हमारा फार्मर इंकरेज हो, जो वो दिल छोड़ के बैठा हुआ है ताकि इसकी प्रोडक्शन की तरफ जाए। और आपके लिए ये फॉरेन एक्सचेंज का बाइस है, फॉरेन एक्सचेंज जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे। इसके साथ हमारे यहाँ पे वैल्यू एडिशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारी मेजॉरिटी टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ से बांग्लादेश शिफ्ट हुआ है। हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल वापस आए। सरदार साहब, आसिफ बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। आसिफ बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताएं कि इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं, पहले ये बता दें, और उसके बाद फिर मैं तरीके इंसाफ की जो परफॉर्मेंस है जो हमाद अजहर ने अपनी स्पीच से पहले फैक्टर्स गिनवाए हैं वो उस पर आता हूँ। डॉक्टर कैस साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर कैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना अवाम दोस्त बजट है, और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि तरीके इंसाफ ने जो अपनी परफॉर्मेंस जो नेशनल असम्बली के फ्लोर पे बताई है वो उसको किस तरह से देखते हैं। देखें, बात ये है कि मुश्किल हालात में ये एक मुश्किल बजट था। एक तरफ आपकी इकॉनमी जो है वो माइनस ग्रोथ रेट पे चली गई 0.48 पे। दूसरी तरफ कोरोना वबा ने इकॉनमी को लॉकडाउन की तरफ ले गए। आपकी जो इंडस्ट्री है वो माइनस में चली गई, वो तकरीबन खड़ी है, इंडस्ट्रियल्स भाग गए। तीसरी तरफ आपके पास ये जो माफियाज हैं, चीनी का माफिया, बिजली का माफिया, तेल का माफिया, आटे का माफिया, और इस किस्म के, उन्होंने इकोनॉमी को चलने नहीं दिया।
ट्रेडर जो थे वो टैक्स देना नहीं चाह रहे थे, एफबीआर जो है वो अपने हदफ पूरे नहीं कर सकी। तो इसके अंदर जब इतना 7 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन का बजट आप देंगे तो सवाल तो यही है कि ये पैसा कहाँ से आएगा और किस तरीके से आएगा। इंडस्ट्री के पास पैसे नहीं है देने के लिए, और एग्रीकल्चर से ये आ नहीं सकता। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं जिससे, या नोट छापेंगे डॉक्टर ही साहब, आप, मैं आपसे ये जिससे सवाल करना आपको चाहता हूँ कि पैसे ये आएंगे, पाकिस्तान की ये मनफी शरह नमू से पाकिस्तान को किस तरह से निकाला जा सकता है? क्योंकि अगर हम आगे आइंदा वाले हालात देखें तो आइंदा वाले हालात हमें ऐसे लग नहीं रहे, क्योंकि कोरोना इतना अर्ली पॉसिबल नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं तैयार होगी, जब तक मार्केट्स बंद रहेंगी, इकॉनमी की यही सूरत हाल रहेगी, तो ये जो मनफी शरह नमू है इससे पाकिस्तान किस तरह से निकल सकता है? देखें, बात यह है कि बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट बजट को बढ़ाए और खुद जॉब्स क्रिएट करे। ये केंद्रियन इकोनॉमिक्स की सिचुएशन आ गई है, अब जो न्यो क्लासिकल सिचुएशन नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ये बहुत ज़रूरी है कि जिन आप प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ जिस तरह आपने मरातें दी इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उन इंडस्ट्रीज को भी वो मरातें दें ताकि वो भी एक्सपोर्टेबल हो सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्रीकल्चर जो अभी माइनस में नहीं गई हुई प्लस में है, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उनको आपको बड़ी सीरियसली मरातें देनी ज़रूरी हैं ताकि इनकम भी जनरेट हो और वो जो है इकोनॉमी का एक डायरेक्शन हो। जहाँ तक लार्ज स्केल इंडस्ट्री का तल्लुक है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस गवर्नमेंट की बात मानने को तैयार नहीं है। वो समहाउ पिछली गवर्नमेंट्स के साथ हैं, या पैसे वो ले गए या पैसे उन्होंने फ्रीज कर दिए। तो मेरा ये ख्याल है कि नए लोगों को वो मरातें दें आप, ताकि ये इकोनॉमी चले। आसिफ साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। पहले आप मेरे साथ ख्याल से सुन नहीं पाए थे, सिग्नल्स का प्रॉब्लम था। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को, और इस बजट से पहले खसूसन जो तहरीक इंसाफ ने अपनी कारकर्दगी नेशनल असम्बली के फ्लोर पे बताई है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें, मेरा ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट, आप देखें कि कल जो ये इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने पूरे साल की अपनी कारकर्दगी बताई है। जी जी, और ये असल में थोड़ा सा इको का प्रॉब्लम है। जी सर, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ सही तो तरह। इसमें अच्छा, इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने कंसीड किया है कि जो इनका 3.3% जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट था वो मीट नहीं कर सके, और इनके मुताबिक जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 0.4% रहा है, माइनस 0.4%। जी, और ये 1951-52 के बाद 68 साल के बाद पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ पहली बार माइनस में गया है। और जो IMF है उनके मुताबिक हमारा जो ये फाइनेंशियल ईयर है क्लोज होगा -1.5% ग्रोथ से, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है -2% ग्रोथ से। अच्छा, ये तो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और जो दूसरी बात है कि गवर्नमेंट जो है बाय एंड लार्ज ये तमाम अपने जो टारगेट्स जो थे उनको मीट नहीं कर सकी, अंडर परफॉर्म किया है। सिर्फ टारगेट एक मीट हुआ है, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। वो $20 बिलियन से इन्होंने कम करके $3-4 बिलियन हो गया है, उसमें सिर्फ इन्होंने ये उसको मीट कर सके हैं। और हमारी इन्फ्लेशन रेट जो है, अब क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द ईयर हमारा जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो मसला हुआ है दुनिया में, और उसके अंदर जो डिमांड कंट्रैक्शन हुई है, उसकी वजह से ये और बहुत असर पड़ा है। आसिफ साहब, मैं एक छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूँ। इस ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो आपकी जानिब भी आएंगे। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और इसके बाद हम जब वापस आएंगे तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा नहीं किया गया उस मामले को डिस्कस करेंगे। काफ़ी अपोजिशन की जानिब से तनकीद हो रही है, सियासी रहनुमा उस पर बयानात दे रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, और इस बात करेंगे इस बजट में आवाम के लिए क्या रिलीफ है और आम आदमी इस बजट को किस तरह से समझे। हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। विफाकी वजीर बराए सनअत और पैदावार हम्माद अजहर ने कौमी असम्बली में पेश किया। पहले बात कर लेते हैं इस बजट में आवाम को क्या रिलीफ फरहम किया गया। इस बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। कोरोना और कैंसर की तशखीस के आलात की दरामद पर ड्यूटी माफ कर दी गई। शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। 1 साल में बैरूनी महसूलात पर किसी किस्म का टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। सीमेंट की पैदावार पर ड्यूटी कम कर दी गई। पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनाने की इजाजत दे दी गई। टैक्स दहिंदगान दुकानदारों के लिए सेल्स टैक्स 14% से कम कर 12% कर दिया गया। शादी हालों पर और तालीमी इदारों में टैक्स गुजार वालदैन के बच्चों की फीस पर आयद टैक्स को खत्म कर दिया गया। कोरोना की वजह से होटल की सनत बहुत मुतासिर हुई। हुकूमत ने इस सनत पर कम से कम टैक्स की शरह 1.5% से कम कर 0.5% करने की तजवीज दी है और ये छूट अप्रैल से सितंबर तक कुछ माह के लिए दी जाएगी। कोरोना वबा से मुतल्लिक 61 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। कस्टम ड्यूटी की छूट 20 जून को खत्म होना थी। जान बचाने की दवाओं पर कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी गई। रेडी टू यूज सप्लीमेंट्री फूड आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। कोरोना से मुतल्लिक सेहत आमा की अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट में 3 माह की तौसी कर दी गई। जिन अशिया पर टैक्स में इजाफा किया गया अब उस पर नजर डाल लेते हैं। सिगार और सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 65% से बढ़ाकर 100% कर दी गई। एनर्जी ड्रिंक पर 25% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। मकामी तैयार डबल केबन पर 7.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। दरामदी डबल केबन पर 25% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। बजट का हुजूम रवा माली साल के मुकाबले में 11% कम है। मकामी टैक्स रेवेन्यूज में 27% इजाफा हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कौमी शराहों के लिए 118 अरब जबकि शोबा सेहत के लिए महज 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए। स्टेट बैंक इनफरादी कर्जों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करेगा। आला तालीम के लिए 64 अरब रुपए मुख्तस किए गए। विफाकी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। जी बिल्कुल, वफाकी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जिन शोबों पर रिलीफ दिया गया हमने वो भी आपको बताया। तो बात कर लेते हैं जिसे अपोजिशन तनकीद कर रही है जिस पर, और उस नुक्ता एतराज़ पर जो है बहुत गुफ्तगू हो रही है कि पहले हम देखते थे कि पीपल्स पार्टी की बात करें, PMLN की बात करें, उनकी जानिब से जो बजट पेश किए जाते रहे उसमें सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स पे भी और तनख्वाहों पे भी इजाफा होता रहा। लेकिन अब इस दफ़ा तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने ये इजाफा नहीं किया है। तो डॉक्टर असलम साहब से मैं जानूंगा कि ये तहरीके इंसाफ का कैसा कदम है। जी बताइए। सॉरी डॉक्टर असलम साहब, आप मुझे बता सकेंगे कि तहरीके इंसाफ ने जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया है इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए जी, बात ये है कि मैं इसको 2-3 तरीकों से देख रहा हूँ। एक तो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि ये इस स्टेज पे उन्होंने कहा है, बट जब ये बजट पास होगा तो ये बिल्कुल इजाफे होंगे, क्योंकि इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी हैं। और अगर ना किया गया इजाफा तो 8 पॉइंट समथिंग इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी बाइंग पावर 8.5 से कम होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली IMF को मनाना पड़ेगा और ये इजाफा होगा। अभी आप देखेंगे, ठीक देखें, डॉक्टर्स की तनख्वाहें भी बढ़नी है। ये छोटे मुलाजमीन जो हैं इनकी तनख्वाहें, आफ्टर ऑल ये इंजेक्शन होता है, ये अल्टीमेटली इकोनॉमी में इंजेक्ट होता है। तो इन्फ्लेशनरी रेट देख के बढ़ाई जाती हैं ये तनख्वाहें, और आदत पड़ी हुई है हमारे सरकारी मुलाजमों को कि हर साल 10% बढ़ाया जाता है। मगर पिछले बजट में भी यही हुआ था कि पहले ये कह के फ्रीज हो रही हैं, उसके बाद ये बढ़ा दिए गए थे। तो मैं अभी भी उम्मीद यही रख रहा हूँ कि ये बढ़ा दिए जाएंगे। आसिफ बेग साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या मुत्तफिक हैं कि ये अब आइंदा आने वाले दिनों में ये बढ़ा दी जाएंगे? दूसरा, अगर बात करें कोरोना की वजह से माशी हालात वैसे ही आम आदमी के बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है उसका, तो आप क्या समझते हैं कि ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और ये पेंशन में इजाफा होगा? मैं उम्मीद करूँगा आप मुझे थोड़ा सा मुनासिब टाइम दें। जी बिल्कुल मैं अपने जो इसको सही तरह एक्सप्लेन कर सकूँ। जी सर, आप जो कह रहे हैं हिस्टोरिकली इसी तरह था, पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा होता रहा। लेकिन जब आपकी तरफ ये इजाफा होता रहा है और ये फिर एक हो रहा है जी, इसमें कोई मसला है।
मैं सर इको कम करा ये देता हूँ। ये जो जी जी सर, आई कैन हेयर यू। ये इसमें जो इजाफा होता रहा है उससे ये है कि अब सिचुएशन जो है अनसस्टेनेबल है। पाकिस्तान में पेंशन की मद में 475 अरब रुपए पे हो रहे हैं और तनख्वाहों की मद में 700 अरब से ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो सारा सूरत हाल है, हमारा जो टोटल जो डेवलपमेंट बजट है ये तकरीबन उसके बराबर आने को तैयार है। ये है बिल्कुल अनसस्टेनेबल। ये पेंशन जो है टोटल अनफंडेड है। इंडिया में 2004 में इसको कर दिया गया है। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसी को आइडेंटिफाई करते हुए एक पेंशन कमीशन बना हुआ है जिसने शायद सितंबर या अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट देनी है। तो ये जो है, क्योंकि दूसरी बात है, एक और देख लें कि गवर्नमेंट की स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं वो भी लॉसेस कर रही हैं। उनके लॉसेस जो हैं हमारे टोटल नेशनल डिफेंस बजट से ज़्यादा है। कल की तारीख में ही PIA ने 60 अरब रुपये के गवर्नमेंट से मांगा है। उनको खसारे की खदशा है। रेलवे का जो 40 अरब रुपया इशू हुआ है, पिछले साल उनको 37 अरब रुपये का लॉस हुआ था, इस साल भी उससे ज़्यादा ही लॉस होगा। तो ये लॉसेस जो पूरे कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो नहीं रही, आपके जो रेवेन्यू कलेक्शन में पैसे बढ़ नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने 3900 अरब रुपये इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ये इकट्ठा कर सकेंगे। 800 अरब रुपये से प्लस जो है ये इसके अंदर लॉसेस हैं। अब देखें, इन्होंने जो लोकस्ट है, ये टिड्डी दल है, इसकी मद में गवर्नमेंट ने सिर्फ 10 अरब रुपये एलोकेट किया है। जितनी बड़ी पाकिस्तान का 36% जो एरिया है ना, ये जो कल्टिवेबल एरिया है वो इससे मुतासर है। और ये एक फूड सिक्योरिटी का भी चैलेंज क्रिएट होने का ख़तरा है। इसमें आप देख रहे हैं, अगर फूड सिक्योरिटी क्रिएट होती है, खुदा न खास्ता आपको फूड इंपोर्ट करना पड़ जाए तो एक नई सिचुएशन होगी। आसिफ तो साहब, मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कोरोना से ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? टिड्डी दल की बात की जाए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये टिड्डी दल की बात कर रहा हूँ, ये कोरोना से बड़ा है और इसके अंदर हमारे किसान भी मुतासर होंगे। हमारी तकरीबन 2/3 इकॉनमी जो है वो बेस कर रही है इस पर। और इस साल भी आपने देखा है कि कॉटन क्रॉप जो है उसमें 9.5 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन हुई है। कॉटन की क्रॉप की प्रोडक्शन कम हुई और उसके भी पेस्ट उस पर अटैक्स थे। और उसके ऊपर हमारी बहुत सारी मेजर इंडस्ट्री है जिसके ऊपर काफ़ी हद तक मेजर पार्ट ऑफ हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी उस पर रिलायंट है। टेक्सटाइल, वो भी उससे इम्पैक्ट होगी। तो आप कहने का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट ने इस वक्त, मेरा नुक्ता नज़र से, अब, और पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी कह चुका है कि पाकिस्तान इज़ ए वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। इसके अंदर वाटर शॉर्टेजेस और हमारे यहाँ 70 अरब रुपया आबी वसाइल को उनके हालात बेहतर करने के लिए पैसे एलोकेट हुए हैं। दिस इज़ टोटली इनसफिशेंट। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज़, पुल वगैरह, उस पर रिलेटिवली CPEC के तहत काफ़ी काम हुआ है। अब आबी वसाइल जो हैं उसको डेवलप करते करते और सस्ती बिजली पैदा करने के लिए हमारी जो ज़रूरत है, इसमें भी चंद साल लग जाएंगे अगर आज की तारीख में हम ज़रूरत करें। तो ये रिसोर्स एलोकेशन जो है उसका प्रेफरेंशियल जो एलोकेशन है मेरे नुक्ता नज़र से आबी वसाइल की तरफ होनी चाहिए थी। और ये जो पेंशन की बात कर रहे हैं, तनख्वाहों की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको लोगों की जो है ना परचेजिंग पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर मॉनेटरी टर्म्स में आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो वो ये सिर्फ फिगर्स में तनख्वाह बढ़ेगी, ये उससे नहीं कर सकेंगे। अब ये गवर्नमेंट जो है ये 9.1% इन्फ्लेशन जो है ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हुई है। और कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF कह रहा है कि आपका जो नया ये जो फिस्कल ईयर शुरू होना है इसमें भी हमारा ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव होगा। अच्छा, अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट है और 1.94% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है और इसके मुताबिक हमारे जो है लोअर मिडिल क्लास जो है वो मजीद पॉवर्टी की तरफ जाएंगे और जॉबलेसनेस बढ़ेगी। मैं सरदार तनवीर साहब की जानिब आऊँगा। सरदार तनवीर साहब, एक अगर बात कीजिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, इमरान खान साहब पहले से कह रहे हैं और फिर इस बजट में हम देख रहे हैं कि रिलीफ मिला है, सीमेंट को भी सस्ता कर दिया गया कुछ। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो इमरान खान सरमायाकारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वो दिसंबर तक की जो डेडलाइन दी है उसमें हो जाएगी? ठीक नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जो रिलीफ फराम किया गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उस पर बात कर रहे थे। सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे साथ हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब, वही क्वेश्चन है कि जो ये रिलीफ फराम किया गया है, इसके साथ एक क्वेश्चन ऐड ऑन कर लें कि इमरान खान साहब कहते थे कि एक एक पाई का हिसाब लूँगा जब मैं आऊँगा, लेकिन अगर अभी की बात की जाए, जो ये कहा गया कि आप अपना सोर्स ना डिस्क्लोज़ करें और यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, तो आप नहीं समझते ये एक तरह की एमनेस्टी है? वैसे तो एक तरह की एमनेस्टी ही है ये। आसिफ बेग साहब, आपकी जानिब आऊँगा मैं। मुझे ये बताएं कि ये जो टैक्स टारगेट्स हैं हमारे, क्या आप देखते हैं आइंदा आने वाले साल में ये टैक्स टारगेट्स के कुछ करीब हम पहुंच सकेंगे? क्योंकि आपको पता है कोरोना भी है और फिर कुछ अशिया पर टैक्स रिलीफ भी दिया गया हुकूमत की जानिब से, तो टैक्स टारगेट्स को हम पूरा कर पाएंगे? ये आपका इस सवाल का मैं जवाब दूंगा अगर 1 मिनट मुझे अब दे दें कि आपने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मुताबिक बात की थी। जी जी। आप देखें कि ये जो गवर्नमेंट का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया ताकि लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में कम हो। मई के महीने में सीमेंट की सेल 38% कम हुई है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ शो कर रही है और दिसंबर की आप खुद कह रहे हैं डेडलाइन है, तो अभी तक जो उसका रिस्पांस है उसकी तरफ से तैयारी जो है वो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो ये इस पे भी गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली सोचना होगा, प्लान करना होगा ताकि इसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे शुरू करके लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। अब आप बात कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स। आपने IMF ने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही कहा था कि सरकारी मुलाजमों की पेंशन और तनख्वाहें ना बढ़ाएं, क्योंकि G20 कंट्रीज़ और जिनसे हमने अपना मॉनिटरियम दिया है लोन का, और पेरिस क्लब वगैरह, उन्होंने भी अपने जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे उनको कहा है कि आप अपनी तनख्वाहें ना बढ़ाएं। अब IMF के साथ गवर्नमेंट नेगोशिएशन में थी, टैक्स टारगेट था, FBR के कुछ और अहदाफ थे, गवर्नमेंट के कुछ और थे, FBR के कुछ और थे। जो टैक्स टारगेट सेट हुआ है, मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट जो है उसको बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आपकी अगर गवर्नमेंट का टारगेट है, एजम्पशन देखें ना, 2.1% ग्रोथ देख रही है गवर्नमेंट, और वो कह रहे हैं कि आलमी इदारे आपकी नेगेटिव ग्रोथ होगी। आपकी नेगेटिव ग्रोथ खुदा न खास्ता होगी तो अगर पहले तो है इंडस्ट्री अगर आपकी बचेगी तो एम्प्लॉयर बचेगा तो एम्प्लॉइज रहेंगे। आसिफ साहब, ये आपने 2.1% एजम्पशन की जो बात की, आप क्या समझते हैं ये रियलिटी बेस है? क्योंकि अभी हालात तो बड़े अनप्रडिक्टेबल है। बिल्कुल, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि ये भी बहुत सारा एक क्वेश्चन है, डिबेट है दुनिया में कि कोरोना का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अनसर्टेनिटी, नथिंग इज़ प्रेडिक्टेबल। ये चीज़ महीनों के हिसाब से शायद चले। अच्छा, उसके हालात के मुताबिक आपको ज़रूरत के मुताबिक या आपकी पॉलिसीज़ के अंदर और रिसोर्स एलोकेशन में रद्दोबदल लानी होगी। अभी तो आपको IMF ने एक थोड़ा सा हनीमून पीरियड दिया है कि अपने प्रोग्राम के तहत जो उनकी कंडीशनैलिटीज़ थी उन्होंने नेक्स्ट फिस्कल ईयर के पहले क्वार्टर में रिलैक्स किया है। उसके बाद जब वो टाइटन अप करेंगे और जो आपको डेट के ऊपर मॉनिटरियम मिला है वो एंड दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, उसकी भी पेमेंट शुरू होंगी। और नंबर 2 जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने तेल की दुनिया में आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ने 40% तकरीबन कम की हैं, लेकिन उसका आवाम पे कोई असर नहीं हुआ। महंगाई में कोई कमी नहीं हुई। पिछले 3 माह से 5.25% इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो उसके पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। और अभी तो जो है कि 5.5% इनवर्ड रेमिटेंसेस में ग्रोथ है, लेकिन ये ग्रोथ इसलिए है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो फुली पाकिस्तान आ रहे हैं अपनी वहाँ पे जो सेविंग्स थी उनको ला रहे हैं। लेकिन ख्याल ये है वर्ल्ड बैंक का कि जो हमारी जैसे मुल्क है इमर्जिंग इकोनॉमीज़, उनके अंदर इनवर्ड रेमिटेंसेस में 20% ड्रॉप होगा। तो हमारे जो तेल की कीमतों के अंदर जो रिलीफ मिला है वो इनवर्ड रेमिटेंसेस के ड्रॉप से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो भी कम होती हैं, रेमिटेंसेस कम होती हैं, हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो ज़्यादा अनस्टेबल होने का ख़तरा है। तो अगर वो बढ़ेगा तो उसमें महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। तो जो अभी भी जो हमारी सारा हमारी इकॉनमी को जो है ना, इसको ग्रोथ का अचीव करने में मदद देने के लिए सबसे बड़ी बात है हम इंटरेस्ट रेट कम से कम 3% और कम, इंटरेस्ट रेट 3% तक हो, 3% और कम हो। इंटरेस्ट रेट हुकूमत ने पहले भी कम किए हैं। सरदार साहब, आप क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए तब इंडस्ट्री ज़्यादा
आप कह सकते हैं प्रॉस्पर होगी, क्योंकि हालात बड़े अनसर्टेन हैं जो हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ आप ये भी बता दें कि मुल्की मईशत अब पुराने सतूनों पे खड़ी नहीं हो सकती है। अब माहिरीन मईशात भी ये कहते हैं कि मुल्की मईशतों को अब नई बुनियादों पर हमें खड़ा करना होगा। अब वो नई बुनियादें क्या होंगी, ई कॉमर्स की तरफ जाएंगे, किस तरफ हम जाएंगे, क्योंकि ऐसे हालात में हमें कुछ ना कुछ वे आउट तो निकालना है। आसिफ साहब, आपकी जानिब भी आऊँगा कि इस तमाम हालात में जो सरदार साहब से पूछा था उनकी अब मैं सुन नहीं पाया हूँ, प्रॉब्लम आ गया था सिग्नल का। तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम हालात में आप क्या देखते हैं कि मईशत को अब नए पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, नई बुनियादों पर इसे कैसे खड़ा करना चाहिए? क्योंकि वही बात है जो हम बात डिस्कस कर रहे थे, ये हालात तो ऐसे रहने हैं जब तक वैक्सीन नहीं आती। जी, आपने बहुत पर्टिनेंट सवाल किया है, और ये बात तो है कि इंशाल्लाह कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा तो हमें एक रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये ग्लोब जो है ना, दैट विल बी डिफरेंट। वहाँ पे नई लाइंस ड्रॉ हो रही हैं और बिज़नेस के और दुनिया में सर्वाइव करने के, फ्लरिश करने के तरीके और होंगे। पाकिस्तान में जो है, मैं एक पॉजिटिव बात ये करूँ कि ये पिछले जो इस फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज़ हो रहा है 30 जून को, इसमें 9 माह में हमारी जो IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं उसमें 23% ग्रोथ हुई है। पाकिस्तान ने $1 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट किया इस मद में। तो ये एक शोबा है, जिस तरह आपने बात की ई कॉमर्स, जो डिजिटल इकोनॉमी, और दुनिया के अंदर जो दुनिया में है ना टचलेस टेक्नोलॉजीज़, और जो जिसमें कहते हैं फेस रिकग्निशन मैप, जो उसमें इसकी सारी मैपिंग और रोबोटिक्स, ये सारे नए रिक्वायरमेंट्स होंगे। और इसके अंदर जो है ना नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप करके हमारे पास टैलेंटेड यूथ है। आसिफ साहब, एक आखिरी सवाल जिस पे मैं आपका ओपिनियन ज़रूरी समझता हूँ लेना, और इसके बाद मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा, कि पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी जितने मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं कि जर्नल सेल्स टैक्स पे कुछ रिलीफ फराम किया जाएगा, ताकि कुछ ना कुछ जो है वो इन मुश्किल हालात में आवाम को कोई आसरा हो। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत के लिए ये रिलीफ फराम करना मुमकिन था? देखें जी, आप देखें, बात करें कि आप हमारे मुल्क का ये मईशत पे ये देखें हाल है। हमारा जो 9 माह में पिछले फिस्कल ईयर में हमने जो टैक्स की रेवेन्यू कलेक्शन हुई है उसका 40% हमने डेट सर्विसिंग में खर्च किया है, और इस नए बजट में भी ये तकरीबन 3,435 अरब रुपया डेट सर्विसिंग पे एलोकेटेड है। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जा रहे हैं। आपने देखा है पेट्रोलियम लेवी की मद में इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं। अब पेट्रोल की कीमतें, ये मुमकिन है ये बजट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनकी लेवी की मद में जब पैसे ये वसूल करेंगे, कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। तो जो हमारी कोशिश है कि इन्फ्लेशन कम हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अब बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद मेहमान ग्रामी थे, माहिर मौशियात थे, और उनकी जानिब से कहा है कि टैक्स कहा गया कि टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, इस वजह से हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जा रही है। आवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनरल सेल्स टैक्स या तनख्वाहों में इजाफे या कोई ना कोई उन्हें रिलीफ ज़रूर फराहम किया जाए, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात हैं कि इसमें रिलीफ फराहम करना हुकूमत के लिए इतना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता नए टैक्स आयद नहीं किए गए, हुकूमत उसका क्रेडिट भरपूर ले रही है कि नए टैक्स आयद ना करके हमने एक बेहतरीन बजट इस सूरत हाल में दिया है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बजट पे कल भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। फिलहाल